इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो लेसन था, उसके बाद आप लोगों की फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ये लाइट से रिलेटेड चैप्टर है। लाइट को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और यहाँ क्लास 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें रे ऑप्टिक्स में इसको बोला जाता है हिंदी में किरण प्रकाशिकी। देखो, रे का मतलब किरण, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, तो इसको हिंदी में किरण प्रकाशिकी कहा जाएगा। किरण प्रकाशिकी में सबसे पहले वैसे तो रिफ्लेक्शन आता है आपका, जिसको हम हिंदी में परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में आपको 10th में जो कुछ भी पढ़ा हुआ था, यहां पर भी उससे रिलेटेड कई सारी बातें पढ़ने को मिलती पर अब नहीं मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि 2021 और 22 के लिए रिफ्लेक्शन को सिलेबस में से हटा दिया गया है। इसलिए रे ऑप्टिक्स में वैसे तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते, पर क्योंकि अब वो सिलेबस में नहीं है 21-22 के लिए, इसलिए उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो 21-22 में सीधे अब हम लोग स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स में। अगर कुछ करना है तो वो होगा अपवर्तन, जिसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हम स्टडी करते चले जाएंगे आगे की तरफ। तो शुरू करते हैं फिर हम अपवर्तन में। सबसे पहले, क्योंकि हमारा और आपका फिजिक्स की पढ़ाई में लाइट पहली बार हम लोग आमना सामना कर रहे हैं लाइट के साथ में। इससे पहले आपने लाइट पढ़ी है क्लास 10th में, पर हमने नहीं पढ़ाया आपको। इसलिए हम चाहते हैं कि लाइट से कुछ चीजें जो छोटी मोटी जुड़ी होती हैं उन्हें मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पर वापस लौट कर आते हैं। ज्यादा उधर नहीं ले जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि लाइट क्या होता है। पहले तो लाइट होती ही क्या है? आंसर है लाइट कुछ भी नहीं है, ये एक एनर्जी है केवल, और ये जब हमारी आंख पर पड़ता है तो हमारी आंखों को एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी किस काम में आती है कि हमारे चारों ओर जो भी मटेरियल है, जो भी चीजें हैं, हमारे अंदर वो पावर आ जाती है कि हमारी आंखें उसको देख सकती हैं। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज कि लाइट जब भी आती है, और एक चीज कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, याद रखिएगा। अभी पिछली क्लास तक हम आपको बता रहे हैं लगातार कि प्रकाश क्या चीज है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, उसमें एक जगह विजिबल लाइट आई हुई थी। तो विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश, वही लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी हैं लाइट। अब जब भी लाइट आती है कहीं से भी, चाहे सन से आए या बल्ब से लाइट अगर निकल रही है, ट्यूब लाइट से निकल रही है, तो वो लाइट जब आती है और किसी भी सरफेस पर टकराती है, तो लाइट में उसकी लाइट जब टकराएगी, आप यूं कह सकते हैं कि उसकी किस्मत में 3 चीजें हो सकती हैं। ये सरफेस है, और यहां पर जब लाइट आके टकराएगी ऐसे 3 बातें हो सकती हैं। मान लिया ये इतनी चौड़ी सरफेस है, ये यहां से लाइट आई, और लाइट को हमने कैसे डाला? किरण के रूप में। इसीलिए इस टॉपिक का ही नाम हमने रख दिया रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। यहां पर प्रकाश से रिलेटेड जो भी चीज आप पढ़ोगे ना, उसको समझने के लिए जो फिगर बनाएंगे आप, उसमें आप किरण ही बनाया करेंगे, रे बना के समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये बार बार इस पर क्यों बताया जा रहा है? क्या हम प्रकाश को समझने के लिए और कुछ बना के समझते हैं क्या? हाँ, तो किरण के अलावा अभी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और आफ्टर रे ऑप्टिक्स देयर इज अगेन अ चैप्टर विच इज रिलेटेड टू लाइट, एंड दैट विल बी नोन एज वेव ऑप्टिक्स। उसको हम तरंग प्रकाशिकी बोला करेंगे। प्रकाश से ही संबंधित वो भी टॉपिक आपका रहेगा, पर जब उसको पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ते वक्त लाइट को कभी भी रे की फॉर्म में नहीं डालेंगे, उसमें हम उसको तरंग के रूप में चलाएंगे। इसलिए ये रे ऑप्टिक्स है। यहां जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, जितनी भी स्टडीज में करेंगे, सब में लाइट को रे की फॉर्म में ले जाना है। और किरण क्या होती है? रे मालूम है क्या होती है? नहीं? देखो, रे कुछ नहीं होता, रे जैसी कोई चीज ही नहीं होती यार।
रे जैसी किरण तो कुछ होता ही नहीं है। रे इज ओनली द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश के चलने को हम जो एक डायरेक्शन दिखाया करते हैं, उसके लिए केवल हम एक तीर बनाते हैं और इस तीर का हम ही ने नाम रख दिया है रे। प्रकाश की किरण टाइप की कोई चीज नहीं होती इसका। रे इज a visual representation of light। रे केवल और केवल लाइट का या प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश के संचरण की जो दिशा है उसको दिखाने के लिए केवल हम ऐसा एक लाइन बना के उसके ऊपर एरो लगा दिया करते हैं और उसी को हम बोलते रहते हैं किरण। अदरवाइज रे इज नथिंग, कुछ नहीं होता रे। ओके, अब लाइट जब भी किसी सरफेस पर पड़ती है ना, मैंने बोला कि वो जब किसी सरफेस से टकराएगी उसकी किस्मत में 3 चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? उन 3 चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा वर्ड है, आप याद रख सकते हैं, दैट इज राइट। राइट में R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन, A stands for absorption and T stands for transmission। देखो, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण और ट्रांसमिशन मीन्स पारगमन। तो जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर टकराती है ना, उसमें 3 चीजें हो सकती, 3 बातें हो सकती हैं। नंबर 1, या तो उसका परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा मतलब ऐसे वापस लौट जाएगी, या तो एब्जॉर्प्शन, या तो क्या, वैसे तीनों चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा तीनों चीजें होती हैं। या तो एब्जॉर्प्शन, इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एक भी या काफी मात्रा इसकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, थोड़ा बहुत ही रिफ्लेक्शन होगा, पर एब्जॉर्प्शन भी होगा जब भी सरफेस पर टकराएगी। तीसरा, ट्रांसमिशन भी हो सकता है, लाइट रे यहां से जाए और पार करके उधर चली जाए, हो सकता है, इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर टकराएगी 3 बातें हो सकती हैं। परावर्तन भी हो सकता है, मतलब लाइट जाएगी, उसका कुछ पोर्शन लौट के वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्शन। जिस सरफेस पर टकराएगी वो सरफेस उसमें से थोड़ी सी एनर्जी को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। या तो लाइट पार करके निकल जाएगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन, पारगमन उसको कहते हैं, और उसके लिए हमने एक छोटा सा शब्द बना रखा है राइट, आपको याद रहेगा। अब इसमें से हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन तो हमको पढ़ना था पर अब नहीं पढ़ना। क्यों? बिकॉज दिस इज नाउ आउट ऑफ सिलेबस फॉर 2021 एंड 22 ओनली। इसके पहले 2020 और 21 के लिए भी नहीं था, उससे पहले परावर्तन भी पढ़ते हैं, और शायद अगर इसके बाद कोरोना वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सिलेबस रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा, तो फिर से पढ़ने पड़ेंगे बच्चों को जो आगे जूनियर स्टूडेंट्स आपसे आएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज क्या होगी यहां पर? दूसरी चीज है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। आप सोचोगे कक्षा 11 में तो लाइट थी ही नहीं, तो फिर अवशोषण कहां से पढ़ लिया आपने? देखो, आप जानते हैं लाइट के बारे में बड़ी अच्छी चीज है ये कि जब कोई सरफेस लाइट को अवशोषित करती है ना, तो उसका बिहेवियर ही बदल जाता है, नेचर ही बदल जाता है। देखो ध्यान से सुनिए, एक सरफेस है जो परावर्तन करती है, तो आती क्या है? लाइट। परावर्तित कर दिया तो जा कौन रहा है? लाइट। ट्रांसमिशन में क्या होता है? आती क्या है? लाइट।
और अगर पार होके निकल जाएगी तो वापस जाएगी कौन निकल करके? लाइट। पर एब्जॉर्प्शन में लाइट अपना नेचर ही बदल देती है। बिल्कुल लाइट नहीं रह जाती। क्यों? जैसे वो आती है, जिस सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब किया, सरफेस गर्म हो जाती है और लाइट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। और हीट क्लास 11th में है, तो हीट आपने पढ़ा हुआ है। इसलिए लाइट का ना तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे आज, ना ट्रांसमिशन पढ़ेंगे हम आज अगर एब्जॉर्प्शन, अगर लाइट का कुछ पढ़ेंगे तो वो होगा ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। अब ये बताएं, इतनी बातें अभी जो मैंने बताई आपको समझ में आई लाइट के बारे में? कोई प्रॉब्लम आपको? ओके। अब ट्रांसमिशन में क्या होगा? ट्रांसमिशन में ये होगा कि लाइट आएगी, मीडियम में पड़ेगी, उसकी सरफेस पर पड़ेगी और उसमें अंदर प्रवेश भी कर जाएगी। और न सिर्फ प्रवेश करेगी, प्रवेश करके उस मीडियम में चलेगी। समझ रहे हैं? लाइट आएगी, उसके सरफेस पर पड़ेगी, पड़कर उसमें प्रवेश करेगी और न सिर्फ प्रवेश करेगी बल्कि उसमें चलेगी भी, और इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन। अब इसमें मीडियम, लाइट चलेगी उसके भीतर नहीं चलेगी, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम मतलब माध्यम, कि माध्यम कैसा है। अगर माध्यम कुछ ऐसे मीडियम है जो अपने अंदर लाइट को चलने नहीं देते, देयर आर सच मीडियम्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, वो अपने अंदर से होकर लाइट को जाने नहीं देते। कौन से ऐसे मीडियम है जो अपने अंदर से लाइट को नहीं जाने देते? एग्जाम्पल, वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, बोर्ड, वॉल, कंक्रीट, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो लाइट उस पर पड़ेगी पर वो अपने अंदर से लाइट को चलकर जाने नहीं देंगे। बात समझ में आई? तो ऐसे मीडियम्स को क्या बोलेंगे? ऐसे मीडियम्स को कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, अपारदर्शी माध्यम। बात समझ में आ रही है? कौन से माध्यम बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम, उनके आर पार लाइट जाना अलाउ नहीं रहता। समझ में आ गया? ओके। अब अगली चीज, तो कुछ माध्यम ऐसे भी हैं जो अपने अंदर लाइट को अलाउ करते हैं और चलने देते हैं। कौन से माध्यम ऐसे हैं? वाटर, पानी, पानी के अंदर लाइट चल सकती है। कांच, लाइट चल सकती है। तो ग्लास, यहां पर हम ग्लास को ज्यादा प्रेफर करेंगे, वाटर के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है वो हमारे लिए ग्लास होगा। और ग्लास का मतलब वो ग्लास नहीं जिससे आप पानी पीते हैं, ग्लास का मतलब कांच। तो कांच भी एक ऐसा माध्यम है जो जब उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट को अपने अंदर चल के चले जाने देता है, अलाउ करता है लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक। अब अपारदर्शी माध्यमों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें लाइट चलानी है, तो हम लकड़ी को, कंक्रीट को, बोर्ड को, दीवार को नहीं पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ाई करेंगे? ग्लास को पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा मीडियम है जो अपने अंदर से लाइट को पार होने देता है। और अगर लाइट को पार होने देता है तो ऐसे माध्यमों को हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जो माध्यम अपने अंदर से होकर लाइट को पार हो जाने देते हैं उनका नाम हमने क्या रखा? पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम उसको कहा गया। ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी अलग अलग क्वालिटी है। देखिए, आपको क्या लगता है कि कोई भी ग्लास ले आओगे और सबकी ट्रांसपेरेंसी सेम होगी? ऐसा नहीं है। ग्लास में भी बहुत तरीके की क्वालिटीज आएंगी। कुछ ग्लास ऐसे होंगे जो जब उन पर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट का सिर्फ 80% पार्ट ही पास होने देंगे, 20% पार्ट पास नहीं होने देंगे। तो वो क्या कर देंगे? या तो रिफ्लेक्ट कर देंगे या एब्जॉर्ब कर लेंगे। कुछ ग्लास ऐसे भी होंगे जो 90% पार्ट को अपने अंदर से पार हो जाने देंगे। तो 10% पार्ट का क्या होगा लाइट के? या तो एब्जॉर्ब होगा और उसमें से कुछ हिस्सा क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे? तो कुछ ऐसे भी ग्लास होंगे जो 98% पार्ट को अपने अंदर से पार हो जाने देंगे।
98%, 99%, 100% लाइट कोई भी ग्लास से पास नहीं हो सकती। 100% लाइट किसी भी ग्लास से पास हो ही नहीं सकती है, ये याद रखिए। तो ग्लास में भी बहुत सारी क्वालिटीज होंगी। कुछ ग्लास 80%, देखो ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा, पर वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। परावर्तन सबसे ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन तो कम होता है, बाकी ट्रांसमिशन होता है। अब ग्लास की हमने ये कैटेगरी आपको बताई, इससे आपको ये अंदाजा लग रहा है कि कुछ ग्लास ज्यादा परसेंटेज की लाइट को अपने अंदर से पार होने देंगे और कुछ ग्लास ऐसे होंगे जो लाइट को कम पार होने देंगे अपने अंदर से। जो ग्लास जितनी ज्यादा लाइट को पार हो जाने देंगे वो ग्लास उतने ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट माने जाएंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे माने जाएंगे, उनकी ट्रांसपेरेंसी उतनी ही ज्यादा, उनकी पारदर्शिता उतनी ज्यादा मानी जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? और जो ग्लास 98%, 99% लाइट को पार हो जाने देगा, केवल 1-2% ही लाइट रोकेगा, वो ग्लास बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं, बड़े महंगे भी होते हैं, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट टाइप ऑफ ग्लासेस। उस तरीके के कांच का मिलना बहुत मुश्किल रहता है, पर वो कांच हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करवाना चाहते हैं, पार हो। कहां चाहिए वो ग्लास आपको? तो वो ग्लास आपको चाहिए आपके शोरूम में। आपने कोई दुकान बनवाई अपनी अच्छे से, शोरूम बनवाया, मोबाइल का शोरूम बनवाया, कोई भी शोरूम आपने बनवाया, अच्छी सी दुकान बनवाई, उसमें आप ग्लास का दरवाजा लगाना चाहते हैं। अगर आप ग्लास डोर लगाना चाहते हैं तो ग्लास का दरवाजा आप क्यों लगाते हैं? क्या ग्लास का दरवाजा लोहे से ज्यादा स्ट्रांग होता है? क्यों लगवाते हैं ग्लास का डोर? एक ही पर्पज है जो भी लगवाता है। जहां भी शोरूम आप देखेंगे, चाहे आप देखिए बाइक का शोरूम है, कोई मोबाइल का शोरूम है, कहीं पर भी कोई शोरूम बना हुआ है, उसमें ग्लास डोर लगवाया है लोगों ने। क्यों लगवाते हैं ग्लास का डोर? जबकि लोहे का दरवाजा तो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, तो लोहे का लगवाना चाहिए उनको, पर ग्लास का लगवाते हैं। उसके बाहर लोहे का लगा रहता है, रात के लिए, रात में बंद करके जाएंगे, फिर लोहे का बंद करेंगे। तो वो ग्लास का इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी दुकान में जो भी सामान है वो लोगों को बाहर से ही क्या हो जाए, दिखेगा तो ही तो लोग आएंगे अंदर। बाइक बाहर से दिखे, आपने कोई चीज सामान बिक रहा है वो बाहर से ही दिख जाए आपको, और बाहर से वो सामान दिखे, कब हो सकता है ये? अंदर लाइट जलेंगी दुकान के अंदर, हम बाहर खड़े हैं, ये दरवाजा है और हम ऐसा यहां बाहर खड़े हैं, इधर दुकान है, अंदर खूब लाइट वाइट जल रही है बढ़िया, और हम यहां बाहर खड़े हैं। तो दुकान वाला जो शोरूम ओनर होता है वो ये चाहता है कि जो भी व्यक्ति बाहर खड़ा हो आके ये यहां से गुजरे, उसको हमारी दुकान के अंदर तक का सब कुछ दिख जाना चाहिए। और ये कब हो सकता है? जब अंदर लाइट जलेगी, वो सामान पर पड़ेगी, वहां से लाइट आएगी और बाहर निकल आएगी। तो वो जो लाइट अंदर के सामान से पड़ के बाहर आ रही ना, वो जो हमारी आंख पर पड़ेगी तो हमें सामान दिख जाएगा अंदर का। अब ये हमको इसलिए वो वाला ग्लास जो ग्लास डोर में लगवाना है, वो ग्लास सबसे अच्छा ट्रांसपेरेंसी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सोचिए अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी 90% ही है, केवल 90% लाइट बाहर आने देता है, तो आप जानते हैं क्या करेगा? अगर 90% लाइट बाहर आने देता है तो बाहर की 90% लाइट ही तो अंदर जाने देगा। भाई ऐसा तो ही नहीं, ग्लास लगवा लिया तो ऐसा तो नहीं कि अंदर की लाइट बाहर आई, बाहर होगी तो अंदर जा सका थी। समझ रहे हैं? तो अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होगी तो प्रॉब्लम जानते हैं क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी अगर कम होगी, अब आप बाहर खड़े हैं, दोपहर का मौसम, बढ़िया धूप खिली हुई है, अब हम बाहर खड़े हैं, अंदर की लाइट तो चलो आएगी, अच्छी बात है, पर जो बाहर से लाइट पड़ रही है सन की, ये सन की लाइट पड़ेगी, पार कितनी होगी? 90%, वापस आ कितनी जाएगी? 10%। वो 10% का क्या होगा? हमारी आंख पर पड़ेगी,
वो 10% लाइट जब हमारी आंख पर पड़ेगी हमें चकाचौंध उत्पन्न कर देगी, इतना ज्यादा ग्लेयर आ जाएगा, इतनी ज्यादा चकाचौंध आ जाएगी कि अंदर की चीजें तो हम देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो शोरूम ओनर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि ये ग्लास कैसा लगा होना चाहिए, 98% ट्रांसपेरेंसी का ग्लास होना चाहिए। अंदर की लाइट बाहर आए और बाहर की लाइट जब पड़े तो वापस ना लौटे, जो पड़े तो फिर भीतर चली जाए, क्योंकि वापस लौटने वाली लाइट वो चमक पैदा करेगी। इसलिए ये ग्लास शोरूम में लगते हैं और बड़े महंगे मिलते हैं और बड़ा मुश्किल होता है इनको बनाना, लेकिन हमको चाहिए इस काम के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ये तो मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी का क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब वापस आते हैं कि आज हमने जो इसके बारे में पढ़ना है, ट्रांसमिशन से ही रिलेटेड जो हमारा पॉइंट है वो है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। परावर्तन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। बस छोटा सा फर्क है, यहां पर LE आ जाता है और इसमें RA आ जाता है उसी जगह पर, बाकी सेम है मीनिंग, स्पेलिंग उसकी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो रिफ्लेक्शन है परावर्तन और ये रिफ्रैक्शन है अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन, किसको बोलते हैं अपवर्तन, क्या आप बताएंगे मुझे अपवर्तन किसको कहेंगे आप? सुनिए मैं बताता हूं, आप सुनिए। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या जब भी प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। कुछ बात समझ में आई कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, जैसे लाइट अभी हवा में आई, हमने उसके सामने कांच लगा दिया तो लाइट ऐसे आई, एयर से आई और ग्लास में एंटर कर गई, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई ना। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें प्रॉब्लम एक चीज की होती है कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई और उसकी स्पीड चेंज हो गई, पर क्या कभी आप जान पाए, इतने दिनों से तो आप लाइट में ही रह रहे हैं, बिना लाइट के आप कोई काम नहीं करते, बिना लाइट के आप पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो लाइट की स्पीड कम होती है, कभी आप जान पाए? सन से जब लाइट चलती है तो बीच में स्पेस है, निर्वात है, पहले निर्वात में लाइट रही, फिर लाइट काहे में आ गई, निर्वात से वायु में आ गई, फिर जैसे जैसे नीचे आती रही मीडियम डेंसर मिलता रहा, लाइट की स्पीड कम होती रही, लाइट हमारी आंखों पर पड़ी, स्पीड कम होते होते हमारी आंखों पर पड़ी, पर हम अनुभव नहीं कर पाते कभी लाइट का कि उसकी स्पीड कम हुई है। आप बताइए कभी आपको लगा कि लाइट जो हमारी आंखों पर आ रही है इसकी स्पीड 3 × 10⁸ नहीं है बल्कि 2.6 × 10⁸ है? कभी जान पाए आप कभी नहीं जान पाए, हम भी नहीं जान पाए, कोई नहीं जान पाता। तो लाइट की स्पीड का कम होना हम फील ही नहीं कर पाते हैं, हम समझ ही नहीं पाया करते हैं कि लाइट की स्पीड कम हो गई है। फिर हम कैसे जानेंगे? तो लाइट की स्पीड कम हो जाने के साथ साथ एक घटना लाइट में और घटित होती है, उसको हम देखते हैं और वो हमको फील होता है। क्या? हम देखते हैं कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो उसकी स्पीड बदल गई और स्पीड बदलने की वजह से वो अपनी डायरेक्शन बदल देती है, अपनी दिशा बदल देती है, अपने जो उसका ओरिजिनल रास्ता है उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये हमने देखा और ये हमको दिखता है कि मुड़ गई, ऐसे आ रही है, फिर हमने देखा जैसे ही मीडियम हमने बीच में लगा दिया तो वो सीधे ऐसे नहीं आती, हल्का से टेढ़ी हो गई, तो ये मुड़ जाती है जब भी उसकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। लेकिन याद रखें कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और स्पीड चेंज हो जाने की वजह से
लाइट अपने प्रारंभिक मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बताइए, लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? उसका आंसर है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है? लाइट मुड़ जाती है अपने प्रारंभिक रास्ते से। तो ये जो घटना है, ये हमको, इसी का नाम हमने क्या रख दिया? अपवर्तन। और लाइट की स्पीड का कम होना, ये हम पहचान नहीं पाते, ये हम अनुभव नहीं कर पाते। लाइट आई, वहां से चली 3 × 10⁸, बीच में निर्वात में चल के आई, एयर में मिली, एयर में उसकी स्पीड हो गई 2.8, और अंदर आई, माध्यमों सघन मिला उसको, उसकी स्पीड हो गई 2.6, और ये आते आते हमारी आंख पे चली गई। लेकिन हम जान नहीं पाए उसको कि ये जो लाइट हमारी आंख पर जा रही है, इसकी स्पीड 2.6 है कि 2.7 है, 2.8 है, 2.9 है, या 3 इसकी स्पीड है। हम नहीं समझ पाते उसको। पर स्पीड कम होने के साथ एक फिनोमिना जो हमको देखने को मिलता है, वो है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ जाना, ये दिखता है हमको। तो एक्चुअली क्या होता है? स्पीड कम होती है, पर वो दिखता नहीं हमको। अब स्पीड कम हो जाने रीजन से, स्पीड कम हो जाना रीजन है, कारण है, जिसकी वजह से लाइट गई मुड़, वो हमको दिख जाता है। तो जो एक्चुअल रीजन है वो हमको दिखता नहीं है, और जो उसका वजह से हो जाता है वो चीज हमको दिख जाती है। ये चीज होता है। तो बताइए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दो काम उसमें हो जाते हैं। एक तो इसकी स्पीड का चेंज हो जाना, दूसरा उसका मुड़ जाना। इन दोनों में रीजन कौन है और उसका रिजल्ट कौन है? रीजन कौन है? स्पीड का चेंज हो जाना। उसके परिणाम स्वरूप क्या मिला? लाइट का मुड़ जाना। और यही घटना का नाम हमने रख दिया प्रकाश का अपवर्तन। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, स्पीड चेंज होने से कोई मुड़ जाएगा, ऐसा कैसे हो जा गया? स्पीड अगर बदल गई तो कोई मुड़ जाएगा, ये कैसे हो सकता है? तो इसको मैं आपको बड़े अच्छे से समझा सकता हूं। आप देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं आपने 10th में पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुझे नहीं मालूम, पर आई बिलीव कि वो एग्जाम्पल जब मैं आपको बताऊंगा आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने मान लिया यहां पर ये एक मीडियम है और ये उस मीडियम का इंटरफेस है। इंटरफेस कहते हैं इसको, जो सतह दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करेगी, उसको क्या बोला जाएगा? इंटरफेस। हिंदी में अंतरा पृष्ठ। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाएगा? इंटरफेस। ठीक है, यहां पर एक अलग मीडियम है, मान लिया ये मीडियम 2 है, और यहां पर एक अलग मीडियम है, ये मीडियम 1 है। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, इट मे बी वाटर, ग्लास, और इट मे बी एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ये हो सकता है। अब यहां से लाइट आई, ऐसे लाइट आई बिल्कुल परपेंडिकुलर, देखो गौर से, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइट यहां से पड़ी आकर के इस तरह से। अब आप सोचोगे आप इतनी मोटी लाइट क्यों डाल रहे हो? क्या इतनी मोटी लाइट होती है? आंसर है यस, लाइट मोटी ही होती है। आपको क्या लगता है कि लाइट को आप काटते जाओगे, ऐसा पतला करते जाओगे, लाइट अगर आती है तो उसमें बहुत सारी रेज का एक ग्रुप आता है, एक रे नहीं आती। लाइट अगर बल्ब से आ रही, ट्यूबलाइट से आ रही, सन से आ रही है, तो लाइट में रेज का, किरणों का पूरा एक ढेर ऐसा आता है, पूरा एक ग्रुप ऐसा आता है। और आपको क्या लगता है, हम लाइट को बीच में से काटते जाएंगे, उसको पतला करते जाएंगे, लास्ट में जाके ये एक किरण को अलग कर लेंगे? आप नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट अ सिंगल लाइट रे। एक सिंगल प्रकाश की किरण को अलग करना असंभव है, आप नहीं कर सकते। अब अगर एक सिंगल लाइट रे को अलग करना असंभव है,
तो फिर आप सिंगल लाइट रे नहीं डाल सकते, आपको लाइट का पूरा ग्रुप डालना पड़ेगा ऐसा। इसलिए उस लाइट में कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया रहेगा कुछ ना कुछ। आप एक अकेली इकलौती किरण अलग नहीं कर सकते, आप कितना भी पतला उसको काटते जाइए, आप कर ही नहीं सकते। उसमें लाइट का ग्रुप रहेगा ही रहेगा, लाइट रेज का ग्रुप रहेगा ही रहेगा उस पर। तो यहां से ये लाइट आई और ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट परपेंडिकुलर आई, अंतरा पृष्ठ पर बिल्कुल लंबवत आ गई। जब ये लाइट लंबवत आई तो हमने क्या देखा कि ये लाइट यहां लंबवत आई और ऐसा सीधी निकल गई, सीधी निकल गई। देखो ऐसे। क्या इसकी स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, कम नहीं हुई? आंसर है कम हुआ। अगर यहां पर इसकी स्पीड थी c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर, यहां पर जो मीडियम है उसमें आके इसकी स्पीड बदल गई, इसकी स्पीड हो गई 0.7 c, 0.6 c, उससे कुछ कम हो गई। स्पीड कम हुई लेकिन मुड़ी नहीं। अब क्यों नहीं मुड़ी? क्योंकि हमने इसको कैसा डाला है, अभिलंबवत। अगर हम इसी लाइट रे को थोड़ा सा एंगल बनाते हुए डाल देते तो क्या होता, उसको देखिए जरा आप थोड़ा सा, और इसमें भी बताएंगे कि क्यों नहीं मुड़ी थी, अभी आपको पता लगेगा। लेकिन स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड तो चेंज हो ही जाएगी मीडियम बदलेगा तो। और इसीलिए मैंने अपवर्तन की परिभाषा आपको बताई है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चाल बदल जाने के कारण मुड़ जाती है, ये बाद की बात है, पर कैसे आप उसको और देखिए गौर से। फिर से मैंने ये एक मीडियम यहां पर बनाया, ये कोई भी मीडियम आप मान लीजिए, वाटर, ग्लास, कुछ भी मान लो। ये उस मीडियम का क्या बना लिया मैंने, इंटरफेस। इंटरफेस को हिंदी में क्या बोलोगे, अंतरा पृष्ठ। अंतरा पृष्ठ इसको कहा जाएगा। तो ये है मीडियम 2 और यहां ऊपर है मीडियम 1, और ये पाला, ये लाइन है ना, ये दो माध्यमों को अलग करती है, इसके इधर दूसरा, इसके उधर अलग, इसलिए इसका नाम है अंतरा पृष्ठ। यहां से लाइट इस बार हमने ऐसा सीधा नहीं डाला, यहां से लाइट इस बार हमने डाला ऐसे थोड़ा सा तिरछा डाला हमने। इस तरह से लाइट को हम लाए और लाइट को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे भी आप जानते हो एक सिंगल लाइट रे को आप अलग नहीं कर सकते। ये ऐसी लाइट यहां पर पड़ी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मैं इसका बॉर्डर बनाए दे रहा हूं। लाइट जब यहां पर ऐसे आएगी बेटा, अब आप इसे गौर कीजिए, अगर ऐसे सीधी आ रही है तो इसका फेस कहां पर है, ये है इसका फेस। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऐसे लाइट चल के आ रही है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये इसका फेस, फिर थोड़ी देर बाद ये फेस आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये फेस आ जाएगा। इस तरह से लाइट का ये फेस आगे बढ़ता रहेगा और जब लाइट का ये वाला सिरा यहां पर टकराएगा उस समय इसका फेस कहां पर होगा, आंसर है उस समय इसका फेस ये होगा, ये होगा पॉइंट ए और ये कौन सा पॉइंट होगा, बी। यहां पर कुछ नहीं, ऐसे उस समय होगी सचुएशन। सबसे पहले लाइट का ए पॉइंट आकर इसको टच करेगा। आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से, मुझसे हो सकता है थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया होगा, ठीक। ये ऐसा आ गई लाइट, अब तिरछा पड़ी। ध्यान से देखिएगा मेरी बात, अभी तक लाइट कौन से मीडियम में चल के आ रही है, मीडियम 1। मान लिया ये मीडियम 1 एयर है और ये मीडियम 2 जो है वो ग्लास है। आप एक चीज देखिए, लाइट के चलने की दिशा क्या है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के संचरण की दिशा, ठीक है। और एक चीज देखिए,
प्रकाश के संचरण की जो दिशा है वो, उसमें कुछ खास बात है। क्या? कि ये हमेशा लाइट के फेस के साथ कितना एंगल रखती है? 90 डिग्री का कोण रखती है। ये चीज समझ आ गई आपको? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। लाइट का फेस ए बी जब आया तो सबसे पहले ए और बी में से ए इस माध्यम में प्रवेश करना शुरू कर देगा, और बी अभी जब ए दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगेगा ना, उसमें बी कहां पर होगा? अभी बी एयर में ही है। समझ आ गई? अब बताइए ए और बी में से किसकी चाल सबसे पहले बदल जाएगी और किसकी नहीं बदलेगी? क्योंकि ए माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो ए की चाल बदल जाएगी, लेकिन बी तो अभी अपने पहले वाले मीडियम में ही है। अगर बी अपने पहले वाले मीडियम में ही है तो ये तो उतनी स्पीड से चलेगा जितनी स्पीड से लाइट यहां आ रही है। कुछ बात हमारी समझ आई आपको? अब अगर मैं लाइट को कुछ वक्त देता हूं, मैंने लाइट को दे दिया कि चलो 1 नैनो सेकेंड का टाइम है तुम्हारे पास, 1 नैनो सेकेंड, कुछ भी मान लो, 1 नैनो सेकेंड का टाइम है। ये वाले कदम इसके कहां पर आ गए? माध्यम में। ये वाले कदम अभी भी इसके हवा में ही है, ऊपर ही है जहां पर अभी तक वो चल रही थी। समझ में आ गया? तो कौन से पॉइंट की स्पीड पहले घट जाएगी? ए की स्पीड घट जाएगी पहले या बी की पहले घट जाएगी? ए की पहले घट जाएगी, क्योंकि ए माध्यम में आने लगा। हमने दोनों को दिया कि तुम भी 1 नैनो सेकेंड तक चलो, तुम भी 1 नैनो सेकेंड तक चलो। इसको 1 नैनो सेकेंड हमने दिया, ये 1 नैनो सेकेंड बाद यहां पर आ गया आफ्टर 1 नैनो सेकेंड। लेकिन 1 नैनो सेकेंड का टाइम हमने इनको दिया ना, तो हमने क्या देखा कि ये सिर्फ यहीं तक आ पाए। और अब आप समझ भी रहे हैं कि क्यों यहां तक आ पाए। बताइए क्यों यहां तक आ पाए? हाँ, क्योंकि पॉइंट बी अभी भी कहां पर है? मीडियम 1 में, और वहां तो इनकी स्पीड ज्यादा थी। अब माध्यम बदला किसका? केवल ए का। ए में ए की स्पीड कम हो जाएगी, तो वो 1 नैनो सेकेंड में अगर बी इतनी दूर चल लेगा तो ए 1 नैनो सेकेंड में इतनी दूर नहीं चल पाएगा, वो कम ही चल पाएगा, वो बस यहीं से यहीं तक आ पाया बस। तो दोनों को हमने 1 नैनो सेकेंड दिया ना टाइम, सेम टाइम पे बी यहां से यहां आ गया और ए यहां से यहीं तक आ पाया। हो सकता है। अब हम आपसे अगर पूछेंगे, अभी जब हम यहां पूछते थे कि इस प्रकाश का फेस कहां पर है, तो आप एक लाइन बनाते थे जो इस पर और इस पर कैसी होती थी? लंबवत। इस पर और इस पर कैसी होती थी? लंबवत। इस पर और इस पर कैसी होती थी? लंबवत। तो अभी भी हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इस वक्त इसका फेस कहां पर है? क्या किया जाए? इसको, ये सिरा यहां तक आ पाया है, ये सिरा यहां तक आ गया है, तो अब मुझे इसको ऐसा मिला देना चाहिए। ये रहेगा इसका नेक्स्ट फेस, रहेगा अगला फेस इसका। अब ये प्रकाश के चलने की डायरेक्शन, उसके संचरण की दिशा है। संचरण की दिशा हमेशा फेस पर कैसी होती है? लंबवत। तो अब मुझे प्रकाश के संचरण की दिशा बताइए। ये फेस है, तो इस फेस पर कैसी होगी? लंबवत। अगर फेस पर लंबवत होगी तो ऐसे आएगा प्रकाश। ये प्रकाश के संचरण की दिशा है, जो कि फेस पर कैसा एंगल बना रही है? 90 डिग्री। अब ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइनें आपस में कैसी होनी चाहिए? समांतर। बनाइए। इसके समांतर यहां से लाइन बना दिया हमने, देखो। इसके समांतर यहां से लाइन बना दीजिए। और अब आप देखिए, अगर मैं पूछूंगा अगला फेस इसका कहां पर है, तो आप मुझे बताएंगे कि अगला फेस ये है इसका। अगला फेस कहां है? अगला फेस ये है इसका, परपेंडिकुलर बिल्कुल। नेक्स्ट फेस कहां पर है? तो बिल्कुल परपेंडिकुलर। नेक्स्ट फेस ये आ गया, तो ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ए बी ए बी। हमने तो कुछ नहीं किया, पर देखिए लाइट मुड़ गई। देखो आ किस डायरेक्शन पे रही थी?
इस डायरेक्शन पर जैसे ही पड़ी वो तो इस दिशा में जाना शुरू कर दिया उसने। तो एक्चुअली लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तो हुआ क्या था, केवल स्पीड चेंज हुई थी। पर स्पीड चेंज हो जाने की वजह से आप खुद देखिए, मैंने जबरदस्ती नहीं मोड़ा है लाइट को, जबरदस्ती नहीं मोड़ा है। आपको लगता है ऐसा कि इन्होंने तो बना दिया, बस पहले जो बता रहे थे अभी करके दे दिया इन्होंने, जबरदस्ती नहीं मोड़ा। आप देखो, और मैं इसके ना एग्जाम्पल भी आपको बता सकता हूं, वो आपको यकीन दिलवाएंगे कि मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपके पास एक 2 पहियों का गाड़ी है कोई, आपने देखा होगा 2 पहियों की कूड़ा गाड़ी एक आती है, 2 पहिए लगे, 1 पहिया लगा होता है, 2 पहियों की गाड़ी होती है, बीच में जगह बनी होती है सामान रखने का। वैसा अगर आप व्हील बैरो एक लाते हैं, एक गाड़ी लाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एक व्हील बैरो है, इसमें एक चक्का यहां लगा हुआ है, चक्का मतलब पहिया, और एक पहिया यहां ऐसा लगा हुआ है, 2 चक्के लगे हुए। अब ये दोनों चक्के हम ला रहे हैं ऐसा, कहां से ला रहे हैं? तो आंसर है, कहीं पर एक बरामदा हमारा बना हुआ है, उसमें बढ़िया पत्थर वत्थर लगा है खूब अच्छे से। आपके घर का बरामदा है, उसमें पत्थर लगा है, और बरामदे के बाद आपके घर की लॉन शुरू हो जाती है जहां पर आपने बागवानी कर रखी है। तो वहां पर कौन सा मीडियम है? मिट्टी, जुता हुआ खेत वहां पर है, वो बागवानी वहां पर कर रहे हैं आप। तो वो जगह कैसी है? वो जगह मतलब खुदी हुई है, तो वो मुलायम है, पोली जमीन है वहां की। और जहां से आप पत्थर में ला रहे हैं वो बिल्कुल हार्ड है, बड़ी चिकनी जगह से आप ला रहे हैं। अब थोड़ा सा सोचिएगा, अगर हम तिरछा लाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ा लाने की कोशिश करिए आप उसे। एक चक्का यहां, एक चक्का यहां पर है, हम टेढ़ा लाए, बरामदे में बड़ी तेज स्पीड में गड़गड़ गड़गड़ चली आ रही थी गाड़ी, और जब तिरछा लाए तो सबसे पहले ये वाला चक्का मिट्टी पे आ जाएगा, और ये वाला चक्का अभी भी कहां पर है? अभी भी पत्थर वाली जगह पर है। अब जैसे ही ये चक्का मिट्टी में आएगा और ये चक्का अभी भी पत्थर वाली जगह पर है, स्पीड कौन से चक्के की कम हो जाएगी? जो मिट्टी में आ गया, और जो पत्थर में है उसकी स्पीड अभी भी उतनी। तो आप जानते हो ये क्या होगा? ये ऐसे जाएगी, और जैसे ही मिट्टी में उतरेगा ऐसे घूम के खड़ी हो जाएगी गाड़ी। नहीं लगता आपको ऐसा हो जाएगा? ऐसे जाएगी, ऐसे घूम के खड़ी हो जाएगी। फिर अब दोनों पहिए मिट्टी में आ गए, अब जब चलाओगे तो फिर बराबर चलती रहेगी, स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन अब फिर नहीं मुड़ेगी। पर जहां पर आपका बरामदा खत्म होता है और आपका बगीचा शुरू होता है, आपका लॉन शुरू होती है, वहां पर एक बार अगर तिरछा गाड़ी आप लाओगे तो एक बार आके वो ऐसे जरूर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? स्पीड भी कम हो जाएगी, और अगर तिरछा ला रहे हो तो गाड़ी हल्की सी मुड़ भी जाएगी। और अगर आप ऐसा सीधे लाओगे, सीधे जब लाओगे तो एक साथ दोनों पहिए पत्थर वाली जमीन पर है, एक साथ दोनों पहिए कहां जाएंगे? मिट्टी वाली जमीन पर। तो एक साथ दोनों पहियों की स्पीड कम हो जाएगी। उसमें यह नहीं होगा, जब आप लंबवत लाओगे ना, तो उसमें यह नहीं होगा कि एक चक्के की स्पीड कम हो गई, एक की ज्यादा। उसमें इकट्ठे दोनों की ज्यादा है, जैसे ही खेत में उतरा दोनों की इकट्ठे कम हो गई, तो फिर भी सीधे चलता रहे, वो मुड़ेगा नहीं फिर। लेकिन जब आप तिरछा लाओगे ना व्हील बैरो को, तिरछा जब आप लाओगे तो जो चक्का पहले ही मिट्टी में उतर जाएगा, मिट्टी उसको पकड़ लेगी, उसकी स्पीड को कम कर देगी, पर ये चक्का तो अभी भी पत्थर पे है, तो ये अभी उतनी स्पीड में चलेगा। तो ये ऐसे गाड़ी हो जाएगी। फिर जब दोनों चक्के जमीन पे आ जाएंगी मिट्टी पे, फिर ये ऐसे चलने लगेगी। कुछ फील हो रहा है आपको अंदर से? नहीं समझ में आया? तो तिरछा लाएंगे तो क्या होगा? मुड़ जाएगी लाइट। और आप देख रहे हैं मुड़ रहे, तो मुड़ क्यों रही है? क्योंकि स्पीड कम होती है बात, इसलिए मुड़ जाती है। यहां पर कैसे आई थी? अभिलंबवत, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में स्पीड कम हुई कि नहीं कम हुई? कम हुई। क्या लाइट मुड़ी? लाइट मुड़ी नहीं। तिरछा ले जाने पर स्पीड कम हुई कि नहीं कम हुई? कम हुई। क्या लाइट मुड़ी? मुड़ गई। अपवर्तन यहां हुआ है कि वहां हुआ है? सोच के बताइए, अपवर्तन यहां पर हुआ है कि अपवर्तन यहां हुआ है? यहां अपवर्तन हुआ है, दोनों में अपवर्तन हुआ है।
आंसर आपका सही है। अपवर्तन एक जगह नहीं, अपवर्तन दोनों जगह हुआ है। आप याद करिए, अपवर्तन की डेफिनेशन बताई क्या मैंने आपको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो लाइट मुड़ती है कि नहीं मुड़ती है, मुड़ने से अपवर्तन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लाइट की स्पीड बदल जाएगी, इसी घटना को हम क्या बोल देंगे कि अपवर्तन हो गया। कुछ बात हमारी समझ आ रही है अब आपको? तो फिर से एक बार बता दीजिए सारे क्वेश्चंस के जवाब। लाइट किरण यहां कैसी आई है? प्रकाश किरण लंबवत। स्पीड कम होगी कि नहीं? कम होगी। लाइट मुड़ेगी कि नहीं? नहीं मुड़ेगी। अपवर्तन हुआ कि नहीं? अपवर्तन हुआ। तिरछा जब डालोगे तो स्पीड कम होगी कि नहीं? कम होगी, कम हो जाएगी। लाइट मुड़ेगी कि नहीं? मुड़ जाएगी। अपवर्तन होगा कि नहीं? होगा। तो अपवर्तन दोनों जगह होगा। और अब आप चाहें तो अपवर्तन की परिभाषा लिख सकते हैं। नाउ आई होप कि आपको समझ में भी आ गया। क्लास 10th में आपने परिभाषा में जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का, इसका मतलब है कि अगर लाइट सीधी निकल जाएगी तो अपवर्तन तो कहेंगे ही नहीं हम फिर तो, लेकिन अपवर्तन तो वहां भी हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन दोनों जगह होता है। अभी आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन हमने लिखी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो याद रखिए, लाइट अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और उसकी चाल बदल रही है तो अपवर्तन होएगा। वह मुड़े अथवा ना मुड़े ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि मुड़ेगी केवल तब जब लाइट इंटरफेस पर तिरछा पड़ेगी। सीधा लंबवत पड़ेगी तो लाइट मुड़ेगी नहीं फिर। तो ये तो हमने पढ़ा क्या? अपवर्तन को पढ़ा, रिफ्रैक्शन को स्टडी किया कि अपवर्तन होता क्या है। अब इसमें कुछ चीजें जैसे आपको ध्यान रखनी है। इसका जैसे मैंने क्या नाम बताया है, इंटरफेस कहते हैं, अंतरा पृष्ठ। लाइट कितना मुड़ी है अपने प्रारंभिक मार्ग से, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम चाहें तो इंटरफेस पर एक लंब बना सकते हैं। ये देखिए, इंटरफेस पर हमने एक लंब बना लिया। इसको हम बोला करेंगे अभिलंब। इसको हम क्या बोला करेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और देखिए, ये लाइन क्या दिखा रही थी? प्रकाश के संचरण की दिशा, और प्रकाश के संचरण की दिशा को दिखाने वाले तीर को ही तो किरण कहते हैं। तो ये क्या है? किरण, जो कि आकर इस पृष्ठ पर टकरा रही है। तो आकर गिरती है, इसलिए इसका नाम हमने रखा आपतित किरण। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। अंग्रेजी में इसे बोला जाएगा इंसिडेंट रे। ठीक है? और ये किरण अब इसके अंदर जा रही है, अपवर्तन हो गया, उसके बाद जा रही है, इसलिए इस किरण का फिर नाम रखा गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये इसका नाम रखा गया अपवर्तित किरण। ठीक? ये जिस पॉइंट पर अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने रखा आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस बिंदु का क्या नाम रखा जाएगा? आपतन बिंदु। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इसको हम बोलेंगे। ठीक है? तो अपवर्तन तो पढ़ा, उसके साथ ये छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना। एक चीज और, ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ आप देख रहे हैं कुछ एंगल बनाती है। ठीक है? ये जो एंगल बना करेगा इसका भी हमने एक नाम रखा, जानते होंगे आप,
आपतन कोण, क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहां पर एक एंगल बना है, इस एंगल का भी हमने एक नाम रखा है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपतन कोण को हमेशा आई से और अपवर्तन कोण को हमेशा आर से रिप्रेजेंट किया करेंगे। और आगे से जब भी फिगर बनाएंगे अब ये सब नहीं बनाएंगे, केवल ये किरणें बस बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे, ये सब नहीं। ये हमने बनाया, आपको बताया कि क्यों आखिरकार लाइट मुड़ जाती है स्पीड कम हो जाने से। तो ये रहा अपवर्तन। अब अपवर्तन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, जैसे अभी मीडियम के बारे में आपको सीखना है, सघन माध्यम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आपको समझने, लेकिन अब उनको समझेंगे अगली क्लास पे, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।